हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग ने इससे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को कंप्लीट किया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह लेकर, जिसमें हमने 500 क्वेश्चंस करवाया है, जो 10 वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करके होगा। आप अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो उस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी को हमने कंप्लीट कराया है। 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह दिया है। एक 10 से 11 वीडियो में कंप्लीट करवाया है। किसी में 50 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन का संग्रह, और 1 से 2 वीडियो हमने 100 क्वेश्चंस करके बनाया है, और वो भी आपको कंप्लीट करवा दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट का। उसके बाद हमने बायो का 750 क्वेश्चन में पूरे का पूरे सीरीज़ कंप्लीट किया है, जिसमें 15 लेक्चर हमने उस पर कंप्लीट कराया है। 50-50 क्वेश्चंस का है। आप बायो का भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद हमने आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने करवाया। 300 क्वेश्चंस मतलब 6 वीडियो हमने छोटा छोटा प्यारा सा टाइम मैनेजमेंट करते हुए उसका भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। केमिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला सेगमेंट हम लोगों का फिजिक्स का शुरू हो रहा है। और फिजिक्स में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दें, और इसे आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, जितना बार हो सके रिवीजन आप कर ले। लेकिन ये कमांड होनी चाहिए, याद रखेंगे, ये कमांड होनी चाहिए। और मैं जानता हूँ आपको थोड़ा सा खुशी भी हो रहा होगा जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिसको पढ़ने के प्रति रुचि है, कि वाह सर, सच में सारा सेगमेंट आप एक साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं और एक जगह मेरे पास। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान रख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत कारगर होगा। अगर एग्ज़ाम के समय में भी अगर आप 5 दिन पहले से रिवीजन करना शुरू करेंगे तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप एक बार में रिवीजन कर जाएंगे। ये एक यूनिक चीज़ होगा और एक जगह प्लेलिस्ट पर मिलेगा। ये यूट्यूब चैनल पर पहला ऐसा व्यवस्था हो रहा है जो सारे सब्जेक्ट्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट वाइज वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में एक जगह अवेलेबल कराना, बिना हवाबाजी किए हुए, बिना समय को बर्बाद किए हुए, सीधे विद्यार्थी के हित का बात करना और विद्यार्थी के लिए सही कंटेंट वहां तक पहुंचाना। ये पहली बार ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसके लिए आप खुशी भी महसूस करेंगे। बस थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे, आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, हमें पता है, क्योंकि इतना तो आप प्यार करते ही हैं, लेकिन दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात, हो सके तो अपने स्टेटस पे भी लगा लीजिएगा और लाइक, और हाँ, आपका जितना स्कोरिंग हो उसके नीचे में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको मान लेते हैं अभी 100 क्वेश्चंस का अगर मैं प्रैक्टिस कराऊं या 50 क्वेश्चंस का, जितना कभी मैं टेस्ट लूं, उसमें आपका कितना मार्क्स आया उतना अपॉन मतलब बट्टे उतना, मतलब अगर मैंने 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, अगर आपको 40 आ रहा है तो 40/50, 20 आया तो 20/50, आप जरूर शेयर करें। इससे आपको क्या होगा ना कि खुद का मोटिवेशन भी बना रहेगा कि भाई मैंने पिछले बार इतना लाया था, लेकिन जब सेकेंड रिवीजन किया हूँ तो मैं 50 में 50 लाया हूँ, ये आपको पता रहेगा। तो चलिए, समय को व्यर्थ किए हम लोग टेस्ट शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, अच्छा सर, ये इस टेस्ट में कितना क्वेश्चंस आप लेंगे? तो मेरा मानना है इस टेस्ट में 50-50 का सीरीज सही रहेगा। 50 का सीरीज चल रहा है तो 50 क्वेश्चन, फिर 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का सीरीज चलता रहेगा हम लोगों का। तो पहला इसमें हम लोग पहला टेस्ट है ये हमारा, और 50 क्वेश्चन हम लेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने विद्युत धारा चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। मैं आपको बता दूं, लंबाई, वेरी गुड, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये जो 7 होते हैं ना, ये मूल भौतिक राशि है। ये 7 मूल भौतिक राशि है, जबकि 2 इसके सहायक राशि भी होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन मूल भौतिक राशि की संख्या 7 होती है। उस 7 में आपका एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो है विद्युत धारा। दूसरा प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? अगर आपने शक्ति का मात्रक वाट अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली विद्युत शक्ति का भी मात्रक वाट हो जाएगा, ठीक ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चे का फंसने का उम्मीद बहुत ज़्यादा रहता है इस प्रश्न में। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन सी। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन आपको हंसी भी आएगी, लेकिन मोस्ट रिपीटेड है। एग्जाम हॉल में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चंस 0 से उठाए हैं
ऊपर टॉप लेवल तक गए। तो आप स्टार्टिंग से लगाइए और अच्छे से लगाइए। मैं कोशिश एग्ज़ाम को ध्यान में रख के कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, एग्ज़ाम को ध्यान में रख के कर रहा हूँ। कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक होता है, वेरी गुड, जूल। ऑप्शन अगर आपने ए अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओम मीटर किसका? तो बिल्कुल प्रतिरोधकता का हो जाएगा, ओम मीटर प्रतिरोधकता का हो जाएगा। अगर आपने बी अटेम्प्ट किया सही है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है? वेरी गुड, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, वेरी गुड, ये भी सही है। तो क्या कहेंगे? वह जो क्या करे? प्रकाश एक साल में दूरी तय करे, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, ये दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन सी सही है। एक पारसेक जो है तारा संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। आपको पता है एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पारसेक किसका मात्रक है? ये भी दूरी का मात्रक है, याद रखेंगे। पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर माप की कौन सी इकाई को अगर 0.39 से गुना करेंगे तो आपको इंच प्राप्त होगा? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसका उत्तर सेंटीमीटर अटेम्प्ट किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगर आप सेंटीमीटर से गुना करेंगे 0.39 से, ठीक ना, 0.39 सेंटीमीटर से, तो उस स्थिति में क्या होगा? इंच प्राप्त हो जाएगा, वेरी गुड। 1 नैनोमीटर होता है, नैनो मतलब 9, तो 10⁻⁻9 मीटर, लेकिन ऑप्शन में सेंटीमीटर ऑप्शन दिया हुआ है, याद रखेंगे ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप इस पर 7 कर दीजिए तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, वेरी गुड। वैसे मीटर में रहता है तो 10⁻⁹ देते, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 6 फीट लंबा एक व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई आपको नैनोमीटर में प्राप्त करना है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप क्या लगाएंगे? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर 183 × 10⁻7 नैनोमीटर चुने हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर को मापने की जो इकाई होती है वो मतलब एम्पियर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। कहता है मेगावाट बिजली को नापने की इकाई क्या है? बहुत अच्छा है, ये जो है उत्पादित की जाती है, मेगावाट जो है बिजली को उत्पादित की जाती है उसी को मेगावाट में मापते हैं। निम्न में से किस वर्ष का मात्रक नहीं है? इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से किसका मात्रक नहीं होता है? अगर ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो विकृति एक ऐसा है जिसका मात्रक नहीं होता है, बाकी सबका मात्रक है। कहता है एंगस्ट्रम जो है किसकी इकाई है? अगर आपने तरंगदैर्घ्य चुना है तो बिल्कुल सही है, एंगस्ट्रम जो है वो तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 HP में कितने वाट होता है? अगर आपने 746 वाट अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल उत्तर सही है। बहुत मज़ा आएगा, आप लगातार द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन पे जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं अवेलेबल कराऊंगा और बिना ज़्यादा समय लिए कम समय में। और उसके बाद मैं मोस्ट VBI जो थ्योरी है जिससे क्वेश्चन बार बार आता है, मैं वो भी थ्योरी लेकर आऊँगा। लेकिन आप इस मिलान से पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, 4 और 5 बार रिविज़न करते रहिए। 1 HP में कितने वाट होता है? 746 वाट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, कहता है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे, बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे पास्कल किससे होगा? क्योंकि पास्कल छूट गया है लिखने के लिए। अगर आप पास्कल का मतलब देखेंगे तो दबाव से हो जाएगा, तो दाब पास्कल हो जाएगा, तो यहाँ पास्कल छूट गया, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अधूरा है। अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो ये नंबर आप इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपसे बन जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है। 1 माइक्रोन जो है 0.001 मिलीमीटर होता है। उस हिसाब से अगर आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आप थोड़ा देखिएगा 1 माइक्रोन में कितना प्रदर्शित हो रहा है, ये प्रश्न है। अगर आपने इसका 10⁻⁻4 सेंटीमीटर अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है। उष्मा की इकाई नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो उष्मा की इकाई नहीं है?
अगर आपने वाट चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ये सब ऊष्मा का इकाई होता है, लेकिन वाट नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 पिकोग्राम जो है वो कितने के बराबर होता है? तो पिको 12 के बराबर होता है। 10⁻12 हो जाएगा। 10⁻12 हो जाएगा, याद रखेंगे। 10⁻12 हो जाएगा। पास्कल इकाई है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पास्कल जो है वो दाब का इकाई है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दाब की इकाई होती है, दाब की इकाई पास्कल होता है, लेकिन ऑप्शन में पास्कल नहीं है। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, और बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होती है? पारिस्थितिकी दाब की इकाई होती है बार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो समदाब है वो किसके बराबर होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि कौन सी है? अगर आपने दाब चुना है तो ये एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। बाकी वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, बल सदिश है, आवेग सदिश है, संवेग सदिश है, ये सब सदिश राशि होती है। एक बैरल में कितना लीटर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, 159, ऑप्शन बी हो जाएगा। लंबाई की इकाई, न्यूनतम इकाई क्या है ऑप्शन के हिसाब से? सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मैं आपको बता दूं, फर्मीमीटर। फर्मीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि 10⁻15 होता है। 1 फर्मीमीटर में 10⁻15 होता है। एंगस्ट्रम में 10⁻10 होता है। नैनो में 10⁻9 होता है, और माइक्रोन में 10⁻6 होता है। तो उस हिसाब से जब माइनस लगा रहे जिसका मान बड़ा होता है तो वही उत्तर होता है छोटा। 10⁻15 फर्मीमीटर का 1 फर्मीमीटर में होता है, इसीलिए उत्तर हो जाएगा डी। अगला है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल की बहाव, ऑप्शन सी हो जाएगा, जल की बहाव। अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। ओजोन परत की जो मोटाई है उसकी मापने वाली इकाई को डॉप्सन कहते हैं, याद रखेंगे, डॉप्सन कहते हैं। सोनार निम्न के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सोनार जो है किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो ये नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तु का स्थिति जानकारी प्राप्त करने के लिए जनरली हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में जो हम उपयोग करते हैं वो परासरब ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? वेरी गुड। क्या ऑफलाइन में किसी को आपत्ति आप लोगों को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली जो यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली यंत्र है, वो ऑप्शन के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सी हो जाएगी? अगर आपने ऑडियो मीटर मारा है, ऑप्शन डी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? अगर आपने पवन वेग, एनीमोमीटर से पवन का वेग या वायु का वेग मापा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पायरोमीटर से क्या मापते हैं? पायरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं, उच्च ताप को मापते हैं। अगर आपने उच्च ताप अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। निम्न में से किसे पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन है। अगर आपने विकिरण ताप मापी अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल सही है, विकिरण ताप मापी को पायरोमीटर से मापा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस को मापने में सक्षम हो उसको कौन सा कहेंगे? अभी जस्ट बताया, उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, और उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। कहता है हीलियोमीटर जो है का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए करते हैं? तो इसके लिए आपको पता होगा सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, इजी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है और आपको पसंद आने वाला प्रश्न है, ध्यान देंगे। प्रश्न क्या है आइए हम देखते हैं।
कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? बहुत अच्छा है। अगर आपने गैसों का दाब अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। गैस में जो दाब होता है उसको मैनोमीटर से मापते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा निम्न में से वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। तो कहता है विद्युत धारा यहाँ कट गया है। निम्न में से वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूध की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। दूध की जो आपेक्षिक घनत्व है वो ज्ञात की जाती है, वो लैक्टोमीटर से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सापेक्षता आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता की बात हुई है, याद रखेंगे। और आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है रक्त दाब को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? रक्त दाब को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एस्फिग्नोमेनोमीटर का यूज़ करते हैं। याद रखेंगे, एस्फिग्नोमेनोमीटर का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 1500 से अधिक डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने पायरोमीटर अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस विकिरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लक्स मीटर का यूज़ किया जाता है। रडार उपयोग में आता है। रडार जो है उपयोग में आता है रेडियो तरंग द्वारा किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर कौन सी मापी जाती है? अगर आपने भूकंप तीव्रता अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है हम लोगों के टेस्ट का, पहला टेस्ट का ये लास्ट प्रश्न है। निम्न में से किस ताप या पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने में है, आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? अगर आपने केल्विन चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इस तरह से 50 क्वेश्चन बहुत कम समय में अटेम्प्ट किए होंगे। इससे आपका स्पीड बढ़ेगा। लेकिन जिसका प्रैक्टिस थोड़ा स्लो है, जिसको कमांड लेवल स्लो है, उसको थोड़ा लगा होगा सर बहुत पिकअप करवाए, तो आप इसे वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप पॉज करके टेस्ट लगा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। कम समय में रहेगा तो एग्ज़ाम के समय में आपको रिवीजन करने में ये सहूलियत होगी मेरे हिसाब से। और हम लोग भी ऐसा उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई सर का लेक्चर हो जो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक जगह अवेलेबल हो और सारे सब्जेक्ट हो और कम समय में हो, ताकि हम आराम से रिवीजन कर लें। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन में 2-2 घंटा लेक्चर चल रहा है तो ऐसा टेस्ट या वैसे चीज़ को फॉलो करने कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बीच बीच में हल्का सा अपने जीवन की कुछ लर्निंग और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ काम करेंगे। तो मेरा छोटा सा संदेश है, कास्टिज्म को इग्नोर करिए, मानवीय गुण पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, नैतिकता जो गुण है अपने अंदर में डालने का कोशिश करिए। सही गलत का फ़र्क खुद से समझने का कोशिश कीजिए। किसी भी व्यक्ति के बहकावे पर, किसी व्यक्ति के पर कोई तरह का प्रतिक्रिया मत दीजिए। दूसरी बात, अपने काम और अपने गोल पर विशेष फोकस करिए और किसी इंसान का बुराई आगे से मत देखा कीजिए। दूसरी बात, माता पिता का मान सम्मान ऊंचा करिए। और अगर आप द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन से सच में जुड़ गए हैं तो ये आपके घर का नाम है और उसका एक परिवार हम भी हैं, आप ही का घर का मेंबर हैं। तो जिस तरह से हम आपको प्यार करते हैं, आप उसका 10% भी हमसे भी प्यार कीजिए। और इसीलिए इस तरह से हम लोगों का परिवार एक ऐसा परिवार हो कि हम लोग अगर इस धरती से बिदागरी भी ले लें जिस दिन, तो उस दिन ऐसा लगे कि आपकी कमी हमें खले और मेरी कमी आपको खले, हम दोनों एक दूसरे को याद करें। तो यही हम लोगों का संदेश है। बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे टेस्ट दूसरा में, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। किसी तरह का दिक्कत